Hello friends, welcome to my channel. This is Parneet. I hope you all are doing well. Today's video is especially for academic students. आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग का टास्क 1 which is for academic students. Because you all are aware जो राइटिंग में टास्क 1 होता है that is different for the GT students and for the academic students. Clear है? जीटी स्टूडेंट्स को जो टास्क 1 होता है दैट इज लेटर राइटिंग, उसकी एक सेपरेट वीडियो है. आई होप आप लोगों ने देख भी ली होगी वो वीडियो. अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं की है तो जाइए अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर कीजिए. एंड यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे फॉर अकेडमिक स्टूडेंट्स. क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अकेडमिक में टास्क 1 में क्या चीज़ आती है, कौन सी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स. टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप वो यूज़ करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, देन यू कैन डेफिनेटली अचीव योर 7+ इन राइटिंग. यस, मैं बात कर रही हूँ अकेडमिक स्टूडेंट्स की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अकेडमिक स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है इन राइटिंग दैट इज 6 और 6.5. हाउएवर यू कुड अचीव 7+ और 7+ if you will follow my tips and tricks. Fine, so let's get started. सबसे पहले देखिए जो टास्क 1 है, टास्क 1 फॉर अकेडमिक स्टूडेंट्स, ये कितने बैंड का होता है. टोटल राइटिंग की अगर हम बात करें इट इज ऑफ 9 बैंड्स. क्लियर? जिसमें से 3 बैंड में टास्क 1 को डिवाइड किया है एंड 6 बैंड्स आर फॉर टास्क 2. अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो टास्क 2 है वो ज़्यादा वेटेज का है, लेकिन हमें टास्क 1 को निगलेक्ट नहीं करना बिकॉज टास्क 1 भी 3 बैंड का है. एंड टास्क 1 एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप 3 आउट ऑफ 3 इजीली स्कोर कर सकते हैं. 3 नहीं तो 2.5 तो आराम से आपके आ सकते हैं. एंड अगर टास्क 1 जो सिंपल भी होता है, जिसमें ज़्यादा चीज़ों का आपको ध्यान नहीं देना पड़ता एज कम्पेयर टू द टास्क 2, अगर टास्क 1 आप अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे अपने फाइनल एग्जाम में, तो अगर टास्क 2 में थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हो गया, ठीक है, पूरे आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आया, थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो गई, तो फिर भी आप अपना डिजायर बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं बिकॉज टास्क 1 में आपने अपना अप टू द लेवल बेस्ट अचीव किया है. क्लियर? इसमें हम 3 आउट ऑफ 3 आराम से ले सकते हैं. क्लियर है? मैं वो बताऊंगी कैसे ले सकते हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम फॉलो करें. टोटल टाइम हमें पता है राइटिंग के लिए विल गेट 1 hour 60 minutes हमें मिलते हैं, जिसमें हम डिवाइड कर लेते हैं 20 मिनट्स में हम अपना टास्क 1 परफॉर्म करेंगे. ठीक है, 20 मिनट्स से भी कम टाइम अगर हम लगाएंगे इसमें 15 to 17 मिनट्स में आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अपना टास्क 1 एंड रिमेनिंग टाइम यू कैन यूटिलाइज फॉर योर टास्क 2 बिकॉज जो टास्क 2 है वो लेंथी भी होता है. क्लियर है? उसमें हमारे माइंड में ज़्यादा प्रेशर भी होता है उस टाइम पे जब हम उसको परफॉर्म करते हैं. फाइन. एंड एंड में जो 2-3 मिनट्स बचते हैं उसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ रीड. यस, वी हैव टू डू प्रूफ रीडिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम करेक्ट करेंगे, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, अपनी वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे, पावर वर्ड्स डालेंगे. क्लियर? आफ्टर दैट वर्ड लिमिट. टास्क 2 की वर्ड लिमिट जो एग्जामिनर्स ने सेट की है दैट इज यू हैव टू राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. 150 वर्ड्स आपको कम से कम लिखने ही पड़ेंगे. ठीक है, अपर लिमिट कोई डिसाइड नहीं की गई. अपर लिमिट में आप 190, 200, 210 तक जा सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप 200 से अबव ना जाएं. 190, 192, 200 तक सफिशिएंट है. रीज़न ये है इसका कि अगर आप 200 से अबव लिखेंगे उसमें गलत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा. ठीक है, बिकॉज इतनी वर्ड लिमिट में 150 to 200 इन बिटवीन अगर हम लिख के आएंगे तो टास्क 1 अच्छे से परफॉर्म हो जाता है. सारे के सारे एस्पेक्ट्स उसके एक्सप्लेन हो जाते हैं. अगर इससे ज़्यादा वर्ड लिमिट पे आप जाएंगे तो क्या करेंगे, आप रेपिटिशन करेंगे, और अगर लाइन्स की रेपिटिशन होगी देन डेफिनेटली यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर. मार्क्स की डिडक्शन होगी वहाँ पे. और अगर 150 से कम लिखेंगे देन यू विल गेट पेनल्टी. फिर तो पूरे के पूरे बैंड्स अचीव ही नहीं होंगे. क्लियर है? सो आप लिखेंगे 150 to 190 और 150 to 200 इन बिटवीन. यस. नाउ व्हाट आर द मेन टाइप्स. टास्क 1 में एकेडमिक स्टूडेंट्स को कौन कौन सी टाइप्स आती हैं. टास्क 1 में आपको बार ग्राफ आ सकता है,
पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल, मैप, फ्लो चार्ट और कॉम्बिनेशन आ सकता है। कॉम्बिनेशन मीन्स या तो आपको एक बार ग्राफ आ जाएगा, उसके साथ पाई चार्ट आ जाएगा, या फिर दो पाई चार्ट्स आ सकते हैं, या फिर एक बार आ गया, एक लाइन आ गया, या फिर एक लाइन ग्राफ आ गया, एक टेबल आ गया। ऐसे कॉम्बिनेशन, इन किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन बन के भी आपको आ सकता है। क्लियर है? तो ये सारी की सारी टाइप्स हैं, इनमें से कोई भी एक टाइप या फिर कॉम्बिनेशन में टाइप वो आपको पूछी जाती है वहां। फाइन। तो जब भी आप पेपर परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म से पहले जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, मुझे कौन कौन सी टाइप्स की प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं है कि पाई चार्ट तो बहुत सिंपल होता है, मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं करूँगा। नो, जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, आप सारी की सारी टाइप्स की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, सो दैट आप एग्जाम में अपना बेस्ट लेवल परफॉर्म करके आए। वहाँ पे जाके अटके ना, वहाँ पे जाके नर्वस ना हो, वहाँ पे जाके आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो कि मैंने ये टाइप की प्रैक्टिस तो नहीं की और मुझे नहीं आता। क्लियर है? और माइंड में क्लियर होना चाहिए, बार ग्राफ है तो बार ग्राफ ही लिखना है वहाँ पे। सम स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में बार को लाइन लिखाते हैं, लाइन को पाई लिखाते हैं, फ्लो चार्ट नहीं पता स्टूडेंट्स को, टेबल नहीं पता स्टूडेंट्स को। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर ऑल दीज टाइप्स। फाइन, ओके। अब हम देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट। अब फॉर्मेट को लेके स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत डायलेमा है उनके माइंड में, क्या कि फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं हमें, ठीक है, कितनी लाइंस में हमें उनको लिखना है। तो टुडे आई विल क्लियर ऑल दीज डाउट्स, आई विल रेक्टिफाई ऑल योर मिस्टेक्स, जो भी हैं, अगर आप गलत भी लिख रहे हैं देन भी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है इंट्रोडक्शन। टास्क 1 को मेनली हम 4 सेक्शन में ही डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट इंट्रोडक्शन, देन ओवरव्यू, देन इज बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। हम 4 पैराग्राफ्स बना के ही आएंगे। ये नहीं है कि आप वहाँ पे 3 पैराग्राफ्स बना के आए। 3 पैराग्राफ्स बनाएंगे तो टास्क अचीवमेंट नहीं होगी। 4 पैराग्राफ्स आपको बनाने ही बनाने हैं, इट इज मस्ट। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट आप इंट्रोडक्शन का ही बनाएंगे। सेकेंड पे ओवरव्यू आता है। ओवरव्यू इट इज अप टू यू गाइस कि ओवरव्यू आपको सेकंड पे देना है या फिर फोर्थ पे देना है। क्लियर है? मीन्स ओवरव्यू आप इंट्रोडक्शन के बाद भी दे सकते हैं और BP2 के बाद मीन्स एंड में भी दे सकते हैं। क्लियर है? देन BP1 एंड BP2। एक BP नहीं बना के आएंगे कि वहां पे सारा कुछ एक ही BP में एक्सप्लेन कर दिया और BP2 आपने बनाया ही नहीं, देन भी आपकी टास्क अचीवमेंट नहीं होगी। 4 पैराग्राफ्स इन टास्क 1 आर मस्ट। क्लियर? देन have a look on the introduction. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन को हम लिखेंगे 2 to 3 लाइन्स में, ठीक है, 2 to 3 लाइन्स में हम अपने 2 सेंटेंसेस हमारे आराम से आ जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे क्या? इंट्रोडक्शन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो अपना टेक्स्ट है, जो आपको पूछा है। सपोज आपको बार ग्राफ आया, जो बार ग्राफ की हेडिंग है, ठीक है, किसी कंज्यूमर, किसी कंट्री के कंज्यूमर्स के ऊपर है, तो उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि टेक्स्ट में क्या है। इंट्रोड्यूस करेंगे टेक्स्ट को बाय पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मैंने पहले भी बताया है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? जो हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है उसी चीज को हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके, ठीक है, उसमें पावर वर्ड्स वोकैबुलरी डाल के। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा? जो भी उसने पूछा है हमने उसको हमने मीन्स अपना जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अपने नीचे BP1 एंड BP2 में इस चीज की बात करने वाला हूँ। उसने जो भी पूछा उसको हमने इंट्रोड्यूस किया, हल्का सा उसको अपनी वर्डिंग में पैराफ्रेज कर दिया। क्लियर? अब जब स्टार्ट करेंगे हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन को? इंट्रोडक्शन के बहुत तरीके हैं स्टार्ट करने के, ठीक है, आप सीधा भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, इनमें आपके पावर वर्ड्स भी आ गए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस टू स्कोर 7+7। अदरवाइज अगर आप सिंपल तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप 5 बैंड्स पे ही रह जाएंगे। फाइन। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको बार ग्राफ आया, पाई चार्ट आया, लाइन ग्राफ आया, आप सीधा भी लिख सकते हो द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, है ना, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ क्यों लिखा? ये टाइप्स होती तो ग्राफ ही है, ठीक है, टेबल को छोड़ के, फ्लो चार्ट को छोड़ के क्या है, सारे ग्राफ्स हैं।
तो अगर पाई चार्ट आया तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको वो कैब में सिनोनिम डाल रहा हूँ उसका ना, ऊपर उसने पाई चार्ट एक्सप्लेन किया है तो मैं वहां पे क्या लिख दूंगा, ग्राफ। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड, ग्राफ लिखना किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बार ग्राफ की जगह जल्दी जल्दी में वहां पे लाइन ग्राफ लिखाते हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। क्लियर, तो हम क्या लिख सकते हैं, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेट्स क्या होता है, दिखाना, क्या बता रहा है हमें, डिपिक्ट्स, शोज भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, और क्या लिख सकते हो, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स, द ग्राफ शोज, द ग्राफ डिस्क्राइब्स। उसके बाद जो भी सेंटेंस उसने पूछा उसको पैराफ्रेज कर दो। द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, द ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। और एक चीज, अगर आपको कॉम्बिनेशंस आ गए वहां पे, बार ग्राफ या पाई चार्ट या किसी का भी कॉम्बिनेशन आ गया, देन ये लिखने की बजाय द बार ग्राफ एंड द पाई चार्ट शोज, द ग्राफ्स शोज, द ग्राफ्स इलस्ट्रेट्स, उसकी जगह हम सीधा क्या लिख सकते हैं, डेटा, द डेटा रिप्रेजेंट्स। क्लियर है ना, तो डेटा एक सिंपल वर्ड भी हो गया और हमने क्या कर दिया वहां पे एक सिनोनिम भी उस चीज का डाल दिया, पावर वर्ड उस चीज का डाल दिया। क्लियर है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक चीज और, अब ये पावर वर्ड्स वोकैबुलरी तो हमने देख ली, सेंटेंस स्ट्रक्चर, लाइंस को स्टार्ट करना वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि उसने एक सिंपल सेंटेंस आपसे पूछा, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, पैराफ्रेज करना पड़ेगा। पैराफ्रेजिंग बजाय कि आप सीधी सीधी पैराफ्रेजिंग करें, उसकी बजाय आप फॉर्म्स के साथ प्ले कर सकते हैं। उसने एक्टिव फॉर्म में आपसे बात की है, आप पैसिव में उसको चेंज कर दो। कैसे, फॉर इंस्टेंस, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग के ऊपर कोई भी प्रोसेस आ गया, ठीक है, इसमें हम प्रोसेस भी लिख सकते हैं, एक टाइप प्रोसेस भी होती है। प्रोसेस की टाइप फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी समटाइम्स आ जाती है, समटाइम प्रोसेस अलग से भी आ जाता है। क्लियर है, ग्राफ आया था, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डैश, किसी चीज के बारे में बात हुई है, अबाउट द कंज्यूमर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, अबाउट द कंज्यूमर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बारे में बात हुई है। तो एक्टिव में तो उसको मैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका कैसे चेंज करूं, मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स हाउ पेपर इज मेड। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर मैंने कर दी है, फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, उनको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू मैंने आपको बताया है, आप सेकंड पॉइंट उसको, ओवरव्यू को सेकंड नंबर पे भी लिख सकते हैं, या यू कैन राइट डाउन इट इन द एंड आफ्टर BP2 भी आप अपना ओवरव्यू दे सकते हैं। अब जो ओवरव्यू है उसको आपको देना है 2-3 लाइन्स में। ओवरव्यू होता क्या है, ओवरव्यू इज द समरी। जो उसने एक ग्राफ आपको दिया है, एक डायग्राम आपको दी है, कोई फ्लो चार्ट, कोई प्रोसेस दिया है, उसकी समरी क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवरव्यू। ओवरव्यू लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, ओवरव्यू को आप हमेशा स्टार्ट करेंगे ओवरऑल से। अगर आप ओवरऑल से स्टार्ट करेंगे, इट विल नॉट बी ओनली इम्प्रेसिव, बट उसके साथ साथ एग्जामिनर को एक अच्छा, मतलब एग्जामिनर को ये कंपेल करेगा कि जो स्टूडेंट है उसने अच्छे तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है, लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया है सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ओवरऑल से स्टार्ट करके उसके बाद आपको ओवरव्यू दे देना है, मीन्स समरी बता देनी है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, व्हाइल गिविंग योर ओवरव्यू, आपको उसमें कोई भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं देना। देयर शुड बी नो न्यूमेरिकल वैल्यूज। फॉर इंस्टेंस कोई ईयर्स, डेट्स, नंबर, अब जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ्स या टेबल है, इनमें नेम्स है ना, नंबर्स ये तो होते ही हैं, जैसे ईयर्स 1970, 80, 90, 2000 ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमें इन डेट्स को, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज को, कोई टाइम पीरियड को हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना किसमें, अपने ओवरव्यू में। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पाई चार्ट आया या फिर आपको कोई बार ग्राफ आया जो रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरेसी रेट को। क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लिटरेसी रेट मैन का बताया एंड वीमेन का बताया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ईयर्स में बताया 1970, 1980, 1990, फिर 2000 ऐसे उन्होंने बताया। तो उसमें हम अपना ओवरव्यू कैसे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें जो लिटरेसी रेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये 1970, 80, 90 ऐसे करके ईयर्स थे।
तो ओवरऑल मैं ये बता रही हूँ कि ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज आप इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कोई और डेट्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं, ओवरऑल इट कैन बी डिपिक्टेड दैट द लिटरेसी रेट ऑफ मैन इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द विमेन। अगर विमेन का वो कम है ना, इट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द होल पीरियड। क्लियर है? तो इनको नहीं यूज करना, ओवरऑल होता है, ओवरव्यू होता है, एक समरी, एक जस्ट हमने उसका निकाला और उसको हल्का सा 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दिया। लेंथी नहीं होना चाहिए, बस 2-3 लाइन्स में बता देनी है कहानी क्या है, किस चीज के बारे में उसने पूछा है। फाइन। देन इज हमारे बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ 1 हम बनाएंगे एंड बॉडी पैराग्राफ 2 बनाएंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 में 4 to 5, 4 to 6 लाइन्स आप यूज कर सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ 2 में 4 to 5 लाइन्स आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पाई चार्ट आया या बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कुछ भी आया, ठीक है, तो उसके जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स होंगे, जैसे जिसमें इंक्रीज हो रही है चीज, या पाई चार्ट आया, पाई चार्ट में क्या होता है, कई चीजों की रेशो ज्यादा होती है, कई चीजों की कम होती है, ठीक है, जैसे इनकी ज्यादा होगी, इन तीनों की कम होगी। तो जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको तो हम एक्सप्लेन करेंगे अपने बीपी 1 में, जो रिमेनिंग बचे उनको हम बीपी 2 में एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है उस चीज को। ये नहीं कि आपने बीपी 1 तो बहुत बड़ा बना दिया और बीपी 2 में आपके पास लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, या 1 to 2 पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट्स हम बीपी 1 में एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स हाईलाइट, इंप्रेसिव बनाते हैं उस चीज को, एंड द रिमेनिंग थिंग्स वी विल एक्सप्लेन इन आवर बीपी 2 अदर एरियाज। फाइन। जैसे 50% ऑफ जो भी है इस चीज को ऑक्यूपाई किया है इन दोनों ने, है ना, बीपी 2 में क्या लिखेंगे, रेस्ट किसने किया है, इसने किया है। ऐसे इन तरीके से करेंगे। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर, पूरे तरीके से कब क्लियर होंगी, जब हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, विद 1 by 1 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको क्या समझा रही हूँ, फॉर्मेट, के फॉर्मेट में हमें कैसे कैसे उन चीजों को लिखना है। फाइन। अब जो बीपी 1 है उसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन रिगार्ड्स टू, ऐसे करके आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इन 1970 ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। इन रिगार्ड्स टू मेन, इन रिगार्ड्स टू विमेन, इन रिगार्ड्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो भी आपको पूछा गया है सीधा उसके तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन। अब बीपी 2 को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, समटाइम्स क्या होता है, एक चीज फेवर में जा रही है, दूसरी उसके कॉन्ट्रास्ट जा रही है। जैसे मैन इंक्रीज हो रहा है, आपने इसमें कर दिया, लेकिन विमेन का डिक्रीज हो रहा है, जब विमेन का कांस्टेंट रह रहा है, तो इसको आप इन कॉन्ट्रास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। सीधा द लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फर्दर मोर कनेक्टर लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन तरीके से आप अपने बीपीस को बना सकते हैं। फाइन। अब बीपी 1 एंड बीपी 2 में आपको और किन चीजों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आता है कोई भी, सपोज ये बार ग्राफ ही आ गया, आपको यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है, इनमें आपको वो क्या वर्ड्स कौन से यूज करने हैं, वेदर इंक्रीज ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ट्रेंड्स में कैसे ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसमें आप ध्यान रखेंगे वर्ब्स का एंड एडवर्ब्स का। हम वर्ब के साथ हमेशा यूज करेंगे एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज ग्रो हो रही है, इट ग्रीव रैपिडली, इंक्रीज हो रहा है, इट इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब जाता है उसको ग्रेजुअली कह देते हैं, स्लोली कह देते हैं, स्लाइटली कह देते हैं, मॉडरेटली कह देते हैं। लिटिल चेंज के लिए हम इन एडवर्ब्स को यूज करते हैं, स्लोली, स्लाइटली, ग्रेजुअली, मॉडरेटली। अगर मॉडरेट ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, फास्टली, क्विकली, सिग्निफिकेंटली, रैपिडली, इनको यूज करेंगे। और अगर एकदम से हो गया, जैसे यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा था, फिर एकदम से नीचे आ गया, इट डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली, इट स्लो डाउन ड्रास्टिकली, इट डिक्रीज, इट डिक्लाइन ड्रास्टिकली, इट डिक्लाइन ड्रामेटिकली, एकदम से वो नीचे गिर गया, इट इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली, एकदम से वो ऊपर चला गया। क्लियर है? इन एडवर्ब्स का आपको ध्यान रखना है। वर्ब्स तो यही होंगे, इट ग्रीव, इट इंक्रीज्ड, इट रोज, डिक्रीज, डिक्लाइंड, है ना, तो पास्ट वाला तो पास्ट में ही यूज करेंगे। कोई फ्यूचर में आया, कोई प्रेडिक्शन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 2025 की कोई प्रेडिक्शन आ गई, तो उसमें तो विल ग्रो, विल इंक्रीज, वुड इंक्रीज, ऐसे करके हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो इन चीजों का भी आपको साथ में ध्यान रखना है। फाइन। आई होप आपको
ओवरव्यू फॉर्मेट क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे। ओवरव्यू हम सेकंड पे भी डाल सकते हैं, फोर्थ पे भी डाल सकते हैं। देन VP1 एंड VP2 4 पैराग्राफ्स हम जरूर बना के आएंगे, 4 से कम हम नहीं बनाएंगे। फाइन। अब आता है व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। जब हमें लिखना है अपना टास्क 1 एकेडमिक राइटिंग में, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं? ज्यादातर डूज एंड डोंट्स कब होंगे? जब हम ओवरव्यू लिखेंगे। एंड यस, अगर एग्जाम में आपने ओवरव्यू नहीं लिखा देन यू विल डेफिनेटली गेट अ पेनल्टी। आपका बैंड स्कोर अच्छे से डिडक्ट करेंगे, वो बिल्कुल बैंड स्कोर नहीं आएगा, हो सकता है 1 ही दे, बिकॉज एक तो लॉजिकली ऑर्गेनाइज नहीं किया स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, ओवरव्यू इज मस्ट, ओवरव्यू से ही उसको पता चलेगा। इट्स सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन, जैसे हम टास्क 2 में कंक्लूजन देते हैं ना, ओवरव्यू ही देंगे, ये नहीं कि एंड से अलग में एंड में कंक्लूजन देंगे। नो, हम इसमें ओवरव्यू में समरी बताएंगे कि किस चीज की बात हो रही है। पूरे का पूरा जो दिया है पाई चार्ट, कोई भी ग्राफ, कोई भी डायग्राम, पिक्चर किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। फाइन। जब भी आपको ओवर डूज क्या है, जब भी आपको ओवरऑल आपको देना ही देना है। ठीक है। सेकेंड इज आप कंपैरिजन करें इनमें, जैसे आपने VP1 VP2 में कुछ भी यूज किया या ओवरऑल में भी अगर आपको यूज करना पड़ रहा है तो आप कंपैरिजन करें, कंपैरिजन वाले कनेक्टर्स वगैरह यूज करें। फॉर एग्जांपल, इन कंट्रास्ट, व्हाइल, देन, सरपास, लिटरेसी रेट ऑफ मैन सरपास विमेन, है ना, इस तरीके से मेन आउट नंबर विमेन, ऐसे ऐसे वाले वर्ड्स देन लगा के कंपैरिजन करें। ये वाले वर्ड्स इनकॉर्पोरेट जरूर करें, इससे क्या होगी, आपके टास्क 1 की वेटेज इंक्रीज होगी। क्लियर है? व्हाट आर द डोंट्स? ओवरऑल आपका लेंथ ही नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि आप अलग अलग एक एक चीज एक्सप्लेन करने लग गए। फाइन, ओवरऑल शुड नॉट बी लेंथी। उसके बिना उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये भी मैंने बता दिया, ये आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। कनेक्टर्स, ओवरऑल में आप कोई कनेक्टर्स नहीं लगा के आएंगे, ये नहीं कि आपने फर्स्ट लाइन लिख दी फिर आप फर्दर मोर लगा के लिख रहे हो, फिर आप थर्ड लाइन बना दी मोर ओवर लगा के, फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, कनेक्टर्स इसमें आप यूज नहीं करोगे। बस ओवरऑल आया, ट्राई कीजिए 2-3 लाइन्स का एक ही सेंटेंस में आप इसको खत्म कर दीजिए। एक ही सेंटेंस में कैसे खत्म करेंगे? कंपैरिजन के साथ। क्लियर है? तो इस तरीके से ओवरव्यू करना, बताना मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, आगे आगे जैसे जैसे हम करेंगे इनको। क्लियर है? सिंगल डिटेल्स कभी एक्सप्लेन नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैंने VP1 में 90-70 को एक्सप्लेन किया, फिर 80 को किया, फिर 90 को किया, फिर 2000 को किया, फिर बच्चे जो एक एक हैं वो मैं VP2 में कर रही हूँ। नो, इससे क्या हो जाएगा, एक तो लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इंप्रेसिव बनेगा नहीं। सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल जाएगा। आपको ट्राई करना है हल्का सा उसको आप कॉम्प्लेक्स बनाइए, कंपाउंड नहीं बना सकते तो कॉम्प्लेक्स तो कम से कम बना के आइए। ठीक है, इसके बिना वेस्टेज ऑफ टाइम जा रहा है, ऊपर से बिल्कुल भी इंप्रेसिव राइटिंग आपकी नहीं बनेगी। फाइन, डिजायर्ड बैंड स्कोर बिल्कुल भी अचीव नहीं होगा। देन इज ओवरऑल, ओवरव्यू में आप कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देंगे, बिकॉज ओपिनियन उसने पूछा ही नहीं। उसने क्या कहा है, उसने एक डायग्राम आपके सामने दे दी, फ्लो चार्ट दे दिया, कोई भी ग्राफ दे दिया, उसने क्या कहा है, समराइज द टेक्स्ट। हमें बनानी है उसकी समरी, नॉट व्हाट इज योर ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन, है ना। उसने ओपिनियन नहीं पूछा, ओपिनियन इज ओनली फॉर टास्क 2, इसमें आप कभी भी ओपिनियन नहीं देंगे। क्लियर है? तो आपको डूज एंड डोंट्स का भी ध्यान रखना है। फाइन, आई होप ऑल द कंसेप्ट रिगार्डिंग टास्क 1 ऑफ एकेडमिक राइटिंग आपको क्लियर हो चुका है। टाइप्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं, व्हाट इज द वर्ड लिमिट, डूज डोंट्स। ठीक है, इसके बिना फिर भी अगर डाउट्स हैं देन यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी और राइट डाउन मी इन द कमेंट्स। फाइन, आई होप द video is clear to you guys. So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you.